नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि यहाँ पर एक शख्स अब उस सरजी के पास आता है और उसे राजीव गुलेरिया के बारे में बताता है, साथ के साथ कविन आलिशा के बारे में भी बताता है कि उसे शक है कि कविन आलिशा ही करण की तीसरी बेटी है। अब सरजी उस शख्स को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और साथ के साथ कहते हैं कि राजीव पर नज़र रखो और उसे इतना मजबूर करो कि वो फिर खुद ब खुद ही वो हमसे क्या छिपा रहा है वो सब हमें पता चल जाए। इस बार हमें टॉर्चर अंजलि को नहीं करना है, बल्कि इस बार हमें टॉर्चर राजीव को करना है। हम भी तो देखें आखिर कैसे एक दूसरे से खून के रिश्ते ऐसे खुल कर आते हैं। उस शख्स के जाने के बाद अब सरजी यही सोचते हैं, मन ही मन में सोचते हैं कि उस शीला को तो मुझे जान से ही मार देना चाहिए था। कितना अच्छा मौका था उस वक्त उन बच्चों के अंदर देखने का कि जो मेहनत मैंने इतने सालों से की थी उसका असर कैसा होगा। और उसके लिए मुझे राजीव और करण के बच्चों के बस बोन मैरो चाहिए थे। उनके बोन मैरो से मैं वो बना सकता हूँ जो आज तक कभी किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाया होगा। चलो कोई बात नहीं, राजीव के बच्चे ना सही, लेकिन मेरे पास अब करण के 2 बच्चे तो हैं। अगर वो बच्ची आलिशा हुई तो मजा ही आ जाएगा। काश के वो अंजलि मल्होत्रा के बच्चे राजीव के ही हों तो मेरा तो काम ही बन गया। मैं तो सिकंदर से बहुत आगे निकल जाऊंगा। उस सिकंदर ने गोल्डन ड्रग की बस एक ही डोज बनाई थी और वो डोज कहाँ है ये तो किसी को भी नहीं पता है। मैं अपने उस एक्सपेरिमेंट से जिसे मैंने 30 साल पहले ही शुरू किया था वो लास्ट स्टेज पर है। बस मुझे अब करण के तीनों ही बच्चों को यहाँ लेकर आना है और अपना काम शुरू करना है। एक बार बस मेरा काम हो जाए तो बस फिर मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। फिर मुझे कोई भी नहीं रोक सकता और इस दुनिया पर फिर मेरी ही हुकूमत होगी। फिर मैं जैसा चाहूँ इस दुनिया को चला सकता हूँ, मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। और सिकंदर तुम बस देखते ही रहना। ऊपर से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अनिका और आकाश को यहाँ लाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए बस अब वो फ्रांस की रानी का भी सच पता चल जाए। उसके बाद तो फिर तुम देखना कि मैं तीनों को ही कैसे यहाँ पर लेकर आ सकता हूँ। यहाँ सरजी अपने ही सोच में थे तो वहीं दूसरी तरफ इधर मारवा हाउस में प्रीति अभी एक गहरी सोच में थी। वो अभी भी यही सोच रही थी कि उसके मन में जो बात है वो किससे कहेगी। यहाँ प्रीति कुछ सोच ही रही थी कि तभी वो सनी से टकरा जाती है। प्रीति को ऐसे खोया हुआ देखकर अब सनी कहता है, क्या हुआ है प्रीति, तुम ठीक तो हो ना? तुम मुझे कुछ परेशान नजर आ रही है। क्या कोई ऐसी बात है जो अगर तुम मुझे बता सकती हो तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता हूँ। अब यहाँ पर सनी की इस बात पर अब प्रीति कहती है, हाँ सनी सब ठीक है, मैं तो बस यही सोच रही थी। वैसे भी तुम क्या सोच रहे हो? प्रीति के इस सवाल पर अब सनी कहता है, तुम एक डॉक्टर हो ना, तो मुझे ये बताओ कि क्या एक्सीडेंट होने से हमारी वोकल कॉर्ड पर भी असर होता है? सनी के इस सवाल पर अब प्रीति कहती है, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं कुछ समझी नहीं सनी। इस बात पर अब सनी कहता है, यार रोहित भैया बहुत बुरा गाना गाते हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैंने नोटिस किया है जब भी वो गाना गुनगुनाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बस सुनते ही जाओ, क्योंकि सच में उनकी याददाश्त तो चली गई है, लेकिन हाँ उनके सुर थोड़े से अच्छे हो गए हैं। सनी की इस बात पर इससे पहले कि प्रीति कोई भी जवाब देती कि तभी दोनों के ही कानों में एक दमदार आवाज सुनाई देती है जो कहती है, कैसे हो सनी, मुझे भूल तो नहीं गए? जैसे ही सनी ने ये आवाज सुनी तो ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि यहाँ पर ये देवराज मारवा की आवाज़ थी। देवराज को देखकर तो सनी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो अब उसे कहता है कि देवराज भैया आप यहाँ इस बात पर अब
धीरज कहता है, इतना इतना हैरान होने की क्या ज़रूरत है। मैं तो काफ़ी टाइम से ही कोशिश कर रहा था कि मैं यहाँ पर आकर एक बार रोहित से मिल लूँ। वो क्या है ना कि मनाली में इतना काम हो गया था कि मुझे वक्त ही नहीं मिला। अब बताओ अनिका और रोहित कहाँ है। धीरज के इस सवाल पर अब सनी कहता है, अपने रूम में ही होंगे। वैसे वो दोनों आप जाकर उनसे मिल सकते हैं, क्योंकि मुझे आइडिया भी नहीं है। जहाँ तक मैं जानता हूँ रूम में ही हो सकते हैं, क्योंकि मैंने उन्हें अभी तक बाहर नहीं देखा है। और हाँ, इनसे मिलिए, ये है अनिका भाभी की कजिन प्रीति डॉक्टर बनने वाली है। ये सुनते ही अब धीरज कहता है, मैंने इसे देखा है, तुम मनाली में ही रहती थी ना। इस बात पर अब प्रीति हाँ में अपना सिर हिला देती है और अब वो धीरज से हाथ मिलाकर हाय करती है। प्रीति से मिलने के बाद अब धीरज उसे कहता है कि मैं अनिका और रोहित से मिलकर आता हूँ। ये कहते हुए ही धीरज अब उनके रूम की तरफ जाने लगता है। कुछ देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद धीरज अब उनके रूम के सामने आ जाता है और वो अब दरवाजे को नॉक करने लगता है। कुछ देर के बाद जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने अनिका को देखकर अब धीरज कहता है, अरे भाभी जी, कैसी हैं आप? वैसे पहचाना क्या आपने मुझे? अब धीरज की इस बात पर अब अनिका कहती है, आओ धीरज, कैसे हो तुम? अंदर आते हुए ही अब धीरज कहता है, मैं अच्छा हूँ भाभी जी। वैसे वो मंदबुद्धि आर्यन ठीक तो है ना? अब धीरज की ये बात सुनते ही अब अनिका उसे घूर घूर कर देखने लगती है और वो अब धीरज से कहती है, तुम इस बार एक मैच कर लो आर्यन के साथ, फिर मैं भी देखती हूँ कि कौन जीतेगा। फिर पता चलेगा कौन मंदबुद्धि है और कौन नहीं। वैसे भी अब तो तुम्हें भी बलवीर सर ट्रेनिंग अब तो तुमने भी बलवीर सर से ट्रेनिंग ले ही ली है। इस बात पर अब धीरज कहता है कि हाँ, वो तो मैंने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। यहाँ पर अब अनिका और धीरज बात कर ही रहे थे कि तभी राहुल की नज़र जब धीरज पर गई तो वो अब शॉक हो गया। वो अब अपने मन में ही यही सोचने लगा कि आखिर वो धीरज से कैसे बचे, क्योंकि एक धीरज ही ऐसा इंसान है जो राहुल को पहचान सकता था। इसलिए अब वो मारवा हाउस में अगर कोई राहुल और रोहित को पहचान सकता था तो वो धीरज ही है। इसलिए अब राहुल डर गया था, क्योंकि अब वो बस धीरज की नज़रों से बचना चाहता था। हालांकि उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि एक धीरज को छोड़कर उसे कोई भी नहीं पहचान सकता। राहुल अभी अपने रूम में आने ही वाला था कि तभी उसके कदम अब टेरेस पर ही अचानक से रुक गए थे। तो वो वही अभी पास में रखी हुई चेयर पर ही अब बैठ जाता है और अब वो अपना फोन निकालकर रोहित को एक मैसेज करता है जिसमें लिखा हुआ था, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम धीरज को मनाली में बिजी रखोगे, तो तुम तो ये अच्छे से जानते हो ना कि अगर धीरज मेरे सामने आ गया तो वो मुझे मिनटों में पहचान लेगा। तो फिर वो यहाँ पर मारवा हाउस में क्या कर रहा है? ये तो सही बात नहीं है ना रोहित, तुम तो ऐसे मुझे मरवा दोगे। इसे टाइप करते हुए ही अब यहाँ पर राहुल अब इस मैसेज को रोहित को भेज देता है। वहीं पेरिस में इधर राजीव गुलेरिया अपने रूम में ही बैठकर कुछ सोच रहा था कि तभी उसके दिमाग में अब एक बात आती है। अब वो अपने यही सब सोचते हुए वो अचानक से अपने रूम से बाहर निकलकर अब शीला को आवाज़ लगाने लगता है। शीला को आवाज़ लगाते हुए ही वो अब शीला शीला चिल्ला रहे थे। उनकी आवाज़ को सुनकर अब शीला अपने रूम से बाहर आकर अब राजीव से कहती है, क्या हुआ है राजीव, तुम्हें ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पर? इस बात का जवाब देते हुए अब राजीव गुलेरिया कहता है, तुम पहले मुझे ये बताओ कि अंजलि की बेटी तुम तक कैसे पहुंची? दमयंती ने तो मुझे कहा था ना कि उसकी माँ ने तो उस बच्ची को मारने की कोशिश की थी। तो जिस तरह से दमयंती ने मुझे कहा था तो तुम तक वो बच्ची कैसे पहुंची? राजीव के इस सवाल पर इससे पहले कि शीला कुछ भी कहती कि तभी दोनों के ही कानों में वहां पर सौम्या की आवाज आती है। सौम्या कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ राजीव, जितना मुझे पता है। सौम्या की आवाज को सुनकर अब राजीव उसकी तरफ देखता है और वो अब उससे पूछता है, तुम क्या जानती हो? इस बात पर अब सौम्या उसे सब कुछ बताने लगती है कि आखिर किस तरह से सौम्या ने अंजलि की बेटी को बचाने की कोशिश की थी। सौम्या की सारी ही बातें सुनकर अब राजीव उसे कहता है, थैंक यू सो मच सौम्या, अपनी जान की परवाह किए बिना तुमने अंजलि की बेटी को बचाया, थैंक यू फॉर दैट। राजीव को अब बड़े ध्यान से देख रही अब शीला उसे कहती है कि सिर्फ अंजलि की बेटी या फिर तुम्हारी भी बेटी राजीव, क्योंकि अब शीला ने सीधे सीधे ही वो बात कह दी थी जिस पर शक उसे काफी दिनों
से हो रहा था। अब शीला की ये बात सुनकर अब राजीव उसे हैरानी से देखता है, लेकिन वो कुछ ही पल में अब वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहता है, कहना क्या चाहती हो तुम, साफ साफ कहो। इस बात पर अब शीला कहती है कि तुम्हें क्या मैं बेवकूफ़ नज़र आती हूँ? मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ, क्योंकि तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है, लेकिन तुम्हारे इस बदले हुए व्यवहार से मैं सब कुछ समझ रही हूँ। और अब तो मुझे पूरा यकीन भी हो गया है कि अंजलि की वो खोई हुई बेटी कोई और नहीं बल्कि फ्रांस की वो रानी कविना लिशाई है। समझने में थोड़ी देर हो गई मुझे, लेकिन हाँ, सोच तो मेरी भी सही दिशा में ही जा रही है, क्योंकि अब तो मुझे यही लग रहा है और तुम अब इस बात को झुठला नहीं सकते। तभी तो मैं सोचूं कि जो राजीव गुलेरिया पहले खुद रानी साहिबा को मारना चाहता था, जब उसके पास पूरे 2 दिन का मौका था उसे मारने का, तो तुम उसे मार सकते थे, लेकिन नहीं, तुम तो यहाँ पर उसे रानी की तरह रख रहे थे। वो यहाँ पर हम सब के ऊपर कैसे रौब से रह रही थी, या फिर उसे तुम यहाँ पर मजबूर भी कर सकते थे हमारी बातों को मानने के लिए, और राजमहल पर अपना कब्जा भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने क्या किया? तुमने तो सब कुछ उसके अपोजिट ही किया।